ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है और यूज केस क्या है इसका, दोनों चीजें हम समझेंगे एक बार। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली आप देखोगे ना, जो ग्लास होता है ना, ग्लास सिलिका का बना हुआ। ठीक है, उस पर्टिकुलर मटेरियल से हमारा ये फाइबर ऑप्टिक्स रेडी होता है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हो बीच में यहाँ पे ग्लास कोर। ठीक है, जरूरी नहीं है एक या दो हो, ये एक एक फाइबर के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर ये 6 कोर, मतलब 12 फाइबर हो सकती है, 24 फाइबर हो सकती है, 48 फाइबर्स हो सकती है, 96 या 192, इतनी फाइबर्स एक सिंगल सिंगल जैकेट के अंदर हो सकती है। ठीक है, बट एक सिंगल ट्यूब जो होती है, इसमें ना टोटल मिला के लाइक पैर, एक ट्यूब, दो ट्यूब, तीन ट्यूब, चार ट्यूब, इस तरह से ट्यूब वाइज बनती है। तो एक ट्यूब के अंदर 12 फाइबर आती है, उनके सबके ना कलर्स अलग अलग होते हैं। तो पहचान में अगर कोई बोले कि भाई इसको कब कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, इसके ऊपर जो क्लैडिंग होती है, उस क्लैडिंग से हम पकड़ पकड़ करते हैं इसको कि इसका कलर कौन सा है। ठीक है, मेन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है और कैसे ये कम्युनिकेट करता है, या कैसे इस पर डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ये इज ए टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट डेटा एज पल्सेस ऑफ लाइट। ये प्योरली लाइट के फॉर्म में कोई भी सिग्नल ट्रैवल करे, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कुछ लेना देना नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, सिंपल क्या है, जो आपकी दो लोकेशन है, लोकेशन ए और लोकेशन बी, उन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड वायर्ड मीडिया प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिग्नल ट्रैवल कैसे करते हैं, इसमें सिग्नल ट्रैवल करते हैं लाइट की फॉर्म में। अब लाइट के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइट की सोर्स आपके हो सकते हैं एलईडी या फिर आपका लेजर। ठीक है, तो लेजर या एलईडी हम यूज करते हैं। एलईडी की कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब ज्यादा दूर तक वो एलईडी, आप देखा होगा अगर टॉर्च जलाते हो ना एलईडी वाली, तो ज्यादा दूर तक उसकी रोशनी नहीं जाती है। बट लेजर की जो रोशनी जाती है, लाइट जाती है, वो काफी दूर तक जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है मुझे लेजर यूज करने का। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा दूर तक मेरा सिग्नल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि सिग्नल को मुझे सुपर इम्पोज करना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं घर से ट्रैवल करने के लिए बस में बैठ के अपने कॉलेज या अपने ऑफिस जाता हूँ ना, उसी तरह से फाइबर के ऊपर सिग्नल को बिठा के लेके जाया जाता है ए लोकेशन से बी लोकेशन, मतलब सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक। ठीक है, फाइबर सिंपल एक मीडिया है, माध्यम है, जिसके थ्रू हम अपना डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद हाई स्पीड, विद हाई एक्यूरेसी एंड विद हाई सिक्योरिटी। ठीक है, इसको जल्दी से डेटा को कोई चोरी नहीं कर सकता अगर दोनों तरफ जो डिवाइसेस लगे हैं वो एनक्रिप्टेड डिवाइस हो, मतलब उनमें की जनरेशन की कैपेबिलिटी हो। अगर वहाँ पे की जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है तो आपका डेटा चोरी हो सकता है फाइबर से, नो डाउट अबाउट दैट। कोई अगर बोले कि फाइबर से डेटा चोरी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको अपने ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट होता है थ्रू एंड डिवाइसेस, फाइबर से नहीं होता, वो एंड डिवाइसेस से होता है। ठीक है, अगर उसको एनक्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट करके कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं। देखो, सबसे आगे तो होता है कोर। ये जो कोर है ना, ये कोर आपकी जो सर का बाल होता है ना पतले वाला, उससे भी पतला होता है। ठीक है, कोर के ऊपर हम एक छोटी सी प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, वो क्लैडिंग कहलाती है। और क्लैडिंग के ऊपर एक बड़ी पाइप रहती है प्लास्टिक की, उसको कोटिंग कहते हैं। और कोटिंग के ऊपर फिर यहाँ लगता है स्ट्रेंथनिंग फाइबर, या ये इसको ऐसे समझ लो कि ये जैकेट पहना दिया जालीदार वाला। ठीक है, वो क्या है, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये होती है केबल की जैकेट, जो होती है प्योर ब्लैक कलर की या रेड कलर की प्लास्टिक फाइबर। ठीक है, तो प्लास्टिक कोटिंग उसके ऊपर पूरी जैकेट पहना के इसको पूरे को कवर किया जाता है, तो वो इतनी स्ट्रेंथ हो जाती है। ये बहुत हल्की होती है, इसको हल्का सा मैं बैंड किया ना, बैंड करते ही टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि कांच होता है, सिलिका होता है। आगे चलते हैं, ये इसके देखो इस तरह का फाइबर ये आपने देखा भी होगा,
आपके घरों के सामने लगे होते हैं, उसको अगर निकाल के देखोगे तो उसमें से इस तरह के कलरफुल बहुत सारे वायर निकल के आते हैं। यही एक्चुअली फाइबर होती है। और ये जो कलरफुल दिख रहा है, ये ये इस पे प्लास्टिक कोटिंग है। इसको भी ऊपर से उतारते हैं तो इसके नीचे एक इस तरह का ये निकल के आता है, ये वाला। इसको क्लैडिंग कहते हैं और इसके जस्ट अंदर होती है कोर। ठीक है। तो और ये पूरी प्लास्टिक कवर्ड है। प्लस ये जो साथ में दिख रहे हो, ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होते हैं जो इसको बेंड होने से रोकते हैं। ठीक है। ये भी हार्डली प्लास्टिक के ही रहते हैं मोस्टली। इसके आगे चलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसका? फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई थिंक आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या हुआ करता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात किया करते थे, डेंस मीडियम की बात किया करते थे, राइट। सिंपल सिंपल है। कोई चीज अगर डेंस मीडिया से निकल के हल्के मीडिया में जाएगी तो वहां पे क्या होता है, अगर हम उसके थ्रू कोई अपनी लेजर बीम या लाइट पास ऑन करते हैं तो डेंस मीडिया से लोअर डेंस मीडिया की से जब पास ऑन होती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पे जाके वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है। उस एंगल को कहते हैं उसका क्रिटिकल एंगल। ठीक है। ये तो हमने आई थिंक 11 में पढ़ा भी है। अब जैसे ही हम उस लेजर बीम को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो बढ़ते ही क्या होता है, पूरा का पूरा मेरा जो सिग्नल जा रहा था, लाइट जा रही थी, वो पूरी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स माई डेंस मीडिया। ठीक है। ये मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ देखो आपको। ये था इंसिडेंट रे आपका, थीटा 1 और थीटा 1। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, क्रिटिकल एंगल थीटा C तक लेके जाता हूँ, तो मेरा ये वाला जो थीटा 2 एंगल था वो 90 डिग्री कवर अप हो जाता है। ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल से और थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ इसको, तो बढ़ाते ही मेरी ये वाली जो रे है 90 डिग्री, वो मेरे इधर इसी वाले डेंस मीडियम में आना शुरू हो जाती है। डेंस मीडियम और लोअर डेंस मीडियम का तो आइडिया होगा आपको होपफुली। ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक चीज का, डेंस मीडियम का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और लोअर डेंस मीडियम का कम होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जो फाइबर के अंदर हम कोर मटेरियल यूज करते हैं, वो कोर मटेरियल होता है सिलिका का, अल्ट्रा प्योर सिलिका, जिसको SiO2 भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें डोपिंग करते हैं हम किसकी, जर्मेनियम डाइऑक्साइड की, GeO2 की। ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग होता है 1.46 से लेके 1.49 तक। ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर जो क्लैडिंग चलती है वो थोड़ी लोअर डेंस मीडिया की होती है, और वो होती है प्योर सिलिका ग्लास की, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लोराइड ड्रॉप रहता है। और फ्लोराइड ड्रॉप होने की वजह से उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका 1.45 से लेके 1.47 तक होता है। ऊपर वाले से कोर मीडियम से क्लैडिंग जो मीडियम होता है उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर मीडिया वाला जो रहता है उसका ज्यादा होता है। ठीक है। ये ज्यादा घनत्व वाला है, ज्यादा डेंस है, वो लोअर डेंस है। ठीक है। तो फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो ये एंगल है जिस एंगल पे हम रे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं इधर, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो मेरा पूरा यहाँ पे हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी कॉन्सेप्ट पे मेरा फाइबर काम करता है। मैं इसमें क्या कराता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराता हूँ। इस तरह से यहाँ से लाइट आएगी, जो ये क्रिटिकल एंगल से छोटे वाले एंगल है ये तो बाहर निकल जाते हैं, वो तो वैसे भी लाइट सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसका कोई यूज केस नहीं है। बट जो क्रिटिकल एंगल्स हैं, एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल से एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंगल को, तो वो इस तरह से टकरा टकरा के यहाँ से इस तरह से जिगजैग फॉर्म में अपनी क्या होती है, आगे ट्रैवल करना चालू कर देती है। तो फाइबर अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं, इस तरह से मैंने एक फाइबर बनाई, ठीक है, और फाइबर के अंदर जैसे ही मैं क्रिटिकल एंगल से ऊपर यहाँ पे कुछ ट्रांसफर करता हूँ, तो वो मेरी रेज क्या होती है, इस तरह से टकरा टकरा के ऐसे चल चल के, ऐसे टकरा टकरा के वो क्या होती है, यहाँ से A लोकेशन से B लोकेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है।
तो कोई अगर बोले कि फाइबर में सिग्नल जो होता है वो सीधा चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। सिग्नल इसमें ट्रेवल करते हैं रिफ्लेक्ट टकरा टकरा के। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्लैडिंग रहती है, कोर के ऊपर। ये मेरा कोर होता है बीच वाला, और यहाँ पे होती है साइड साइड में क्लैडिंग। बट गौरव, अभी जी। तो आप बोल रहे थे कि जो है, ये जो फाइबर के अंदर जो सिग्नल होते हैं लेजर फॉर्म में जाते हैं, तो लेजर यस। तो स्ट्रेट होता है। लेजर तो नहीं, स्ट्रेट लेजर लेजर को जब हम यहाँ पे भेजते हैं ना, ठीक है, तो उसको एक एंगल पे भेजते हैं, सीधा ऐसे नहीं भेजते हैं। अब आप मुझे एक एक और चीज बताओ, आपके जो सर का बाल है वो कितना पतला होता है? वो माइक्रोमीटर में ऑलमोस्ट। होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा इतना अच्छा। पतला वायर होता है, उसमें स्ट्रेट कैसे चला जाएगा? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हमने एक स्पेसिफिक एंगल डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। उस वो लगता हमें बिल्कुल ऐसे है कि वो स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर में आप कैसे पता कर पाओगे कि वो सीधा जा रहा है या फिर वो जिगजैग फॉर्म में जा रहा है? बट वो जा क्वेश्चन अगर वो पूछने लगे कि भाई फाइबर में सिग्नल से ट्रेवल करता है, आपने बोल दिया, जैसे आपकी भी थॉट बिल्कुल सही था कि यार लेजर तो सीधी चलती है, तो सीधा निकल जाता होगा। बिल्कुल वो ऐसे ही लगता है कि वो सीधा जा रहा है, बट वो जाता है जिगजैग फॉर्म में। उसको अगर वाइडर करके चेक करेंगे ना, तो वो जिगजैग फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा। इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है फाइबर के अंदर। क्रिटिकल एंगल से अबव हम रखते हैं, बिलो रखते हैं तो वो लॉस्ट हो जाता है सिग्नल, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है। बट जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपस में टकरा के इस तरह से जाना शुरू कर देता है। अच्छा, मैंने केवल एक ही सिग्नल यहाँ पे भेजना है? नहीं, मैं एक काम करूंगा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बढ़ा के। जैसे एग्जाम्पल, मेरा क्रिटिकल एंगल एग्जाम्पल 88 डिग्री है, मैं दूसरा सिग्नल 89 डिग्री पे भेज दूंगा, तीसरा 90 डिग्री पे भेज दूंगा, अगला 91 पे, फिर 92 पे। इस तरह के मैं कितने अनलिमिटेड सिग्नल यहाँ पे भेज सकता हूँ। ठीक है। तो उनके पाथ क्या होंगे? इस तरह से होंगे। नेक्स्ट वाले का इस तरह से होगा। कोलिजन डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, ये भी काम करना पड़ता है इसमें। ये आपस में टकराने नहीं चाहिए। अगर सिग्नल आपस में टकरा गए तो सिग्नल लॉस्ट। ठीक है। तो ये एंगल्स भी हमें क्या करने पड़ते हैं? फिक्स करने पड़ते हैं। अब उसमें हम बात करेंगे आगे चल के थोड़ा सा लेमडा की, वेवलेंथ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, अभी जस्ट आने वाला है। ठीक है। ये दो चीज मैंने बताई, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, वो मेरा डेंस मीडिया कहलाता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो लोअर डेंस मीडिया कहलाता है। और ट्रैफिक मेरा हाइयर डेंस मीडिया में चलता है। ठीक है। लोअर डेंस मीडिया में नहीं चलता, लोअर डेंस मीडिया में जैसे ही वो आता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। और कोर मटेरियल कौन कौन से इसमें यूज होते हैं? कोर जो मटेरियल रहता है, मतलब आपकी जो कोर होती है, कोर में अल्ट्रा प्योर सिलिका रहती है, डोपिंग रहती है जर्मेनियम डाइऑक्साइड की, और जो उसके ऊपर क्लैडिंग रहती है उसके अंदर हम फ्लोराइड मिलाते हैं प्योर सिलिका के अंदर। ये अल्ट्रा प्योर है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका क्या रहता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। डिफरेंस बहुत कम है, 1.46 और 1.45 देख रहे हो, 0.01 का ही डिफरेंस है, बट बहुत फर्क पड़ जाता है इसका। ठीक है। ये मैंने एक बताया आपको फाइबर के टाइप्स। फाइबर के अंदर क्या क्या होता है? ग्लास कोर होती है, क्लैडिंग होती है, ग्लास का बफर होता है, और आउटर जैकेट होती है। ये तो आपने अपने घरों के जस्ट बाहर ना, जो आजकल एफटीटीएच या एफटीटीवी वाले जो कनेक्शन चलते हैं, उनके ऊपर पिलर्स पे आपने लटके हुए देखे होंगे ये इस तरह के वायर। उसमें 6 फाइबर रहती है मोस्टली। ये वाली जो होती है ना, 6 फाइबर होती है। और फाइबर मैंने आपको बताई, 6 फाइबर होती है, 12 फाइबर होती है, 24 होती है, 48 होती है, 96 होती है, 192 होती है। ठीक है। यहाँ तक की फाइबर हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। जैसे ही ये काउंट बढ़ता है 192, तो मेरी जो फाइबर की जो ये कोटिंग है ना, ये बहुत वाइडर हो जाती है। तो ये अभी पतली सी दिख रही है, ये काफी मोटी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्रिटिकल एंगल वाला समझ आ गया आपको? ये तो आई थिंक आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपने 11th क्लास में ही पढ़ा ही होगा। वही चीज है ये।
अब यहाँ पे दो तरह की फाइबर होती है। देखो, आपने क्लाउड के अंदर जो आप क्लाउड डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वहां पे आपने लोकल कनेक्टिविटी करानी है। तो लोकल कनेक्टिविटी कराने के लिए आपको ना सिग्नल ज्यादा ट्रैवल करानी पड़ते हैं एक दूसरे सर्वर से, स्विच स्विच से सर्वर। ठीक है, तो उसमें आप फाइबर यूज करते हो मल्टीमोड फाइबर। ठीक है, अगर लॉन्ग होल है, मीन्स आपको एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप यूज करते हो सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर में जो कोर होती है, ये पर्टिकुलर कोर होती है, इसका डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर। और इस वाले का सिंगल मोड का जो डायमीटर होता है 9 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्लियर है? ये कितनी पतली है, 9 माइक्रोमीटर और 50 माइक्रोमीटर। डिफरेंस में बहुत ज्यादा दिख रहा है, बट हम एक्चुअल में जब उसको देखते हैं ना रियल लाइफ सिनेरियो में, तो अपने को दिखता भी नहीं है, इतना पतला फाइबर होता है वो। क्योंकि उस पे ऊपर क्या रहती है, ये क्लैडिंग लगी होती है, इसलिए वो फाइबर चमक भी जाती है अपने को। अदरवाइज थोड़ा चश्मे से देखना पड़ता है, तब जाके वो सही दिखती है अपने को। ठीक है, और उस पे पूरा दुनिया का ट्रैफिक चलता है। ट्रैवल कैसे करता है ये मैंने आपको बता दिया। सिंगल मोड में इस तरह से ट्रैवल करेगा, मल्टी मोड में एक लेजर इधर से आएगी और एक लेजर इधर से आएगी, इस तरह से ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड, एक डुअल फाइबर भी होता है। डुअल फाइबर में हम क्या करते हैं, दो पेयर एक साथ यूज करते हैं। इस वाली ए लोकेशन का जो ट्रांसमिट होगा वो दूसरे वाली बी लोकेशन के रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करता है, और ए लोकेशन का जो रिसीवर होता है वो बी लोकेशन के ट्रांसमिट के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये डुअल फाइबर होता है। डुअल फाइबर के साथ एक मतलब सिंपल सिंपल क्या करना पड़ता है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इसका निक कार्ड है, यहाँ पे मैंने एक एसएफपी लगा दी, एसएफपी पे भी ट्रांसमिसिव होते हैं, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इसके और सामने वाले के दोनों के पोर्ट के साथ अलग अलग कम्युनिकेशन होगा। इसका ट्रांस इसके रिसीव के साथ बात करेगा, इसका ट्रांस इसके रिसीव के साथ बात करेगा। एट ए टाइम डुअल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एक होता है सिंगल फाइबर बेस्ड। सिंगल फाइबर बेस्ड जैसा आपके आज की डेट में ये ब्रॉडबैंड चल रहे हैं ना, ओटीएन वाले। ठीक है, जो घरों में यूज करते हैं आज की डेट में, वो सिंगल फाइबर के ऊपर चलते हैं। उस पर ट्रांस भी इसी पे होता है और रिसीव भी इसी पे होता है। आपको पूछेगा कि भाई ट्रांस और रिसीव जब दोनों एक दूसरे के साथ एट ए टाइम करेंगे तो सिग्नल नहीं टकराएंगे एक दूसरे से? दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन। देखो, ऊपर वाले में तो सिग्नल टकराने के चांसेस है ही नहीं, कोलिजन हो ही नहीं सकता। रीजन भी, दोनों की पाथ ही डिफरेंट डिफरेंट है। बट यहाँ पे तो पाथ ही एक है, फाइबर ही सिंगल है, तो वहां पे सिग्नल ट्रेवल करेंगे तो टकरा नहीं जाएंगे, उनमें कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेरा ट्रांस है ये वाला, इसके लिए मैं अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब डिफरेंट रहती है तो देखो यहाँ पे सिग्नल जैसे ये वाला ट्रैवल कर रहा था ना यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से, हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और जो दूसरा मैं यूज करने वाला हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो इस तरह से, तो इस पे टकराने की चांसेस है ही नहीं। ठीक है, सेपरेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे फाइबर में हम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते, फ्रीक्वेंसी की जगह बड़ी यूज करते हैं लेमडा, जिसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है लेमडा की। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो मीन्स वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो जाती है, घट जाती है। और वेवलेंथ अगर मेरी घटती है तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बेसिकली ऐसा समझ लो, फ्रीक्वेंसी इस तरह से है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अगर पास पास हो जाए तो सिग्नल में मेरे डिटोरिएशन आना शुरू हो जाता है, मतलब इसमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मेरी थोड़ी वाइडर है तो मेरा सिग्नल कम्युनिकेशन बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ मुझे ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा वेवलेंथ लूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, और कम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो मतलब मेरा सिग्नल ट्रेवल जो करेगा बहुत बढ़िया करेगा। ठीक है, इसको रस्ट कर लेता हूँ एक बार। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे सिग्नल ट्रैवल फाइबर के ऊपर करता कैसे है। मेन यही है ऑब्जेक्टिव मेरा, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो,
फाइबर जब डलती है ना, उसमें प्लास्टिक की डक्ट भी डलती है साथ में। ठीक है। पहले क्या होती है, डक्ट डलती है, फिर इसमें केबल ग्लोइंग होती है। अब ये डक्ट क्या होती है, ये पैचेज आते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक के। ठीक है। अगर 50 किलोमीटर तक मैंने फाइबर डालनी है, तो मैंने डक्ट के साथ में जब केबल ग्लोइंग करता हूँ, केबल अंदर इसके डलती है प्लास्टिक के, तो पहले अगर कुछ हैम्पर होता है तो पहले डक्ट को हैम्पर होता है, केबल बाद में कटती है। ठीक है। प्लास्टिक टूट जाती है, बट केबल को इम्पैक्ट नहीं करती। केबल भी अगर बाहर से ट्विस्ट हो जाए, कुछ टूट जाए, तो अंदर की फाइबर इतनी स्ट्रांग रहती है, उसमें प्रोटेक्टर लगे रहते हैं, वो उसको बचा लेते हैं। अब किसी ने जैसी भी चला दी तो क्या कैपेसिटी, कुछ नहीं, टूट जाएगा सारा। इसीलिए फाइबर कट होते हैं मोस्टली। ठीक है। ये कपलर है एक, इसमें कपलर क्या काम करता है, दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट करता है। लाइक 1 किलोमीटर दूर मैंने दूसरा पाइप डालना है, उसको क्या करेंगे यहाँ पे, ज्वाइंट करके आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इसके साथ में, और क्या, ये तो फाइबर मैंने बता दिया। ये इक्विपमेंट होते हैं सारे के सारे फाइबर को स्प्लाइस करने के। ठीक है। ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ये स्लाइसिंग मशीन होती है। सॉरी, ये वाला तो हो जाता है OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जो हेल्प करता है मेरे सिग्नल जो इसमें चल रहे हैं ना, किस डिस्टेंस तक और कहाँ तक जा रहे हैं, वो सारा इसके थ्रू हम सर्च करते हैं, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर के थ्रू। ठीक है। ये होता है मेरा स्प्लाइसिंग मशीन। इसके बीच में, दोनों के बीच में फाइबर को कैसे रखना पड़ता है, इस तरह से देखो, डिजाइन बना के दिखाता हूँ। एक फाइबर को मैं इधर से लाता हूँ, एक फाइबर को इधर से लगाता हूँ, इसमें यहाँ पे ऐसे, और ले जाके इसको, जो ढक्कन है इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और एक स्टार्ट का बटन होता है, वो जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं। वैसे नहीं दिखेंगे, बट उसमें ऊपर स्क्रीन होती है, स्क्रीन में दिखेंगे, धीरे धीरे जाके वो उसको पास ले आता है। और फिर हीटिंग करके एक ऑप्शन आता है, हीट। जैसे हीट करते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। प्लस इसके साथ में हम एक स्लाइस, वो बोलते हैं स्लीव, SLEEV, एक स्लीव लगा देते हैं। जैसे लोहे की रोड होती है ना, इसी तरह से, लाइक किसी का अगर पैर टूट जाता है तो हड्डियों के बीच में ना एक रोड डालते हैं, वैसी रोड इसके साथ में यहाँ पे डाल देते हैं, उसको स्लीव बोलते हैं। और स्लीव प्लास्टिक के साथ कोटेड रहती है, तो जैसे उसको हीट करते हैं तो ये जॉइंट इस तरह से लग जाता है, जैसे परमानेंट फिक्स हो गया। ठीक है। ये हेल्प करता है फाइबर को आपस में ज्वाइंट करने के। अब ये क्यों बता रहा हूँ, देखो, इस फाइबर से यहाँ ज्वाइंट निकल के आएगा, तो मुझे यहाँ पे आगे एक कनेक्टर भी लगाना पड़ता है, जो कनेक्ट होता है मेरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में। ठीक है। तो वो कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्प्लाइस भी करना पड़ता है। प्लस आपकी फाइबर आ रही है 1 किलोमीटर आ गई। ठीक है। मैंने 1 किलोमीटर आगे का एक्सटेंशन करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए मुझे इनको दोनों को क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट भी करना पड़ता है, जो मुझे हेल्प करती है स्प्लाइसिंग मशीन। ये कटर होते हैं यहाँ के, इसके बैटरी चार्जर होता है। ठीक है। और फाइबर को कट करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, ये कटर होता है छोटा। ठीक है। उस कटर से बिल्कुल हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो कोर है ना, इस तरह से, जैसे ये है, तो बिल्कुल इसको स्ट्रेट काटना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी क्या होगा, वो इस तरह का दिखाई देगा उसमें, ऐसे। ठीक है। और सामने वाला बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ आपस में ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, तो इसको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट काटना पड़ता है, तब जाके इन दोनों आपस में ज्वाइंट कर पाते हैं, नहीं तो वो एरर दे देता है, ये वाली मशीन। नेक्स्ट आ जाते हैं, केबल ग्लोइंग कैसे करते हैं। केबल ग्लोइंग सिंपल रहती है, दो तरीके होते हैं। एक तो ओपन ट्रंचिंग मेथड होती है। ओपन ट्रंचिंग में आपने देखा होगा, आपके रोड्स पे ना JCB चलते हुए देखा होगा, खड्डा खोदती रहती है, 1.65 मीटर का खड्डा खोदती रहती है, उसके नीचे यहाँ पे डक्ट डाल देते हैं, प्लास्टिक की डक्ट, और फिर केबल ब्लोअर के थ्रू उसमें केबल पुश करते रहते हैं, एयर कंप्रेशर के थ्रू। ठीक है। एक दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम नीचे क्या लगाते हैं, कपलर लगाते हैं। ऐसी मशीन भी आती है जो धरती में नीचे से ऐसे उसको बिल्कुल डिग करते 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 यहाँ पे निकालेंगे जाके, तो लगभग लगभग एट ए टाइम 300 मीटर से लेके 400 मीटर तक एक सिंगल शॉट में पूरा डक्ट पास कर देती है। ठीक है। 300 मीटर से लेके 400 मीटर तक पूरा डक्ट पास कर देगी। ये एक बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है। तो इसमें कॉस्टिंग जो होती है, कॉस्टिंग थोड़ी सी इसकी महंगी पड़ती है, इसकी ओपन ट्रंचिंग की। ठीक है। तो ओपन ट्रंचिंग से बढ़िया है हम हाइड्रोलिक प्रेशर वाला यूज करें, तो वो ज्यादा इजी रहता है अपने लिए। नेक्स्ट क्या है, ये आपके, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, देखो,
आपका सामने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो लगा हुआ है, ठीक है, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो सर्वर हो, स्विच हो, कुछ भी हो, उसमें एसएफपी लगी होती है। निक कार्ड के साथ में जो एसएफपी लगी होती है, उस एसएफपी पे हमें कनेक्टर के साथ फाइबर ऐड करनी पड़ती है। फाइबर सीधे नहीं जॉइंट लग जाती, कनेक्टर ऐड करना पड़ता है फाइबर के साथ। तो ये मेरे पास में मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं। मल्टी मोड का क्या होता है, एलसी कनेक्टर और एससी कनेक्टर। सिंगल मोड के दो आते हैं, सिंगल मोड यूपीसी और सिंगल मोड एपीसी। इनके कलर भी होते हैं, ये ग्रीन कलर वाले रहते हैं। ये बिल्कुल एससी का मतलब हो गया स्क्वायर कट, ठीक है, बिल्कुल ये जो कट रहते हैं स्क्वायर कट रहते हैं ये वाले। और ये वाला कौन सा होता है, एलसी। एलसी का मतलब होता है लॉन्ग कट, ठीक है। तो ये वाले कनेक्टर्स हम यूज करते हैं। ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे अपने पास में लाइक सर्वर के अंदर पहले से ही क्या पड़ा हो, निक कार्ड लगा हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और उस निक कार्ड में मैंने क्या लगानी हो, एसएफपी लगानी, ठीक है। एसएफपी लगाने के बाद ये वाले कनेक्टर मेरे काम आते हैं। सिंगल मोड, मल्टी मोड। मल्टी मोड फाइबर है तो मल्टी मोड फाइबर कनेक्टर यूज करेंगे, सिंगल मोड फाइबर है तो सिंगल मोड कनेक्टर यूज करेंगे। और सिंगल मोड मल्टी मोड में डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको बताया है। उसके जो कोर होता है, कोर का डायमीटर, इसके कोर के डायमीटर का डिफरेंस होता है। 50 माइक्रोमीटर की हम बात करते हैं मल्टी मोड की, और 9 माइक्रोमीटर की हम बात करते हैं सिंगल मोड, ठीक है। और सिंगल मोड होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और मल्टी मोड जो होता है आपका, वो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस में आप इसको अप टू 1 किलोमीटर तक यूज कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में इसको आप अप टू 50 to 60 किलोमीटर, इवन 80 किलोमीटर तक भी जाता है ये वाली, ठीक है। ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं आप पैच कोड। ऐसे ऐसे जैसे इसमें लॉन्ग कट स्क्वायर, लॉन्ग कट वाला एलसी वाला लगा रखा है, एससी वाले भी लगते हैं, ठीक है, एसपी पीसी भी लगता है। ये आपस में कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं हमारी। एक वन ये चीज हो रही है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जितने भी आपके कोर कंपोनेंट है क्लाउड के अंदर, ठीक है, कोर कंपोनेंट में आपकी जैसे रैक लगती है ना, उस रैक के साथ में आपको यहाँ पे स्विच कनेक्ट करने पड़ते हैं, और प्लस यहाँ पे आपको सर्वर कनेक्ट करने पड़ते हैं। इनकी जो आप कनेक्टिविटी कराते हो ना, वो कनेक्टिविटी कराने के लिए ये मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट होती है। इनको हम बोलते हैं डीएसी, डैक केबल, ठीक है। ये डैक केबल हम यूज करते हैं। इन डैक केबल में ये वाली देख रहे हो आप, यहाँ पे दो केबल हैं जो पीछे से आ रही है, वो दो केबल है। ये दोनों केबल इसके साथ फिक्स हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं एसएफपी। तो ये इसके साथ फिक्स्ड एसएफपी रहती हैं, ये फिक्स पैरामीटर रहते हैं। एक एंड पे सिंगल है और दूसरे एंड पे कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरा 100 गिग है, तो ये 100 गिग को 24 गिग के चार कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इसका यूज केस कहाँ होता है डेक केबल का, वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ये मेरा एक स्विच हो गया, ठीक है। इस स्विच पे मेरा एक यहाँ पे पोर्ट है 100 जी का, और इस 100 जी के पोर्ट को मुझे यहाँ पे चार सर्वर के साथ कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो इससे मेरा सिंगल पोर्ट निकलेगा, और सिंगल पोर्ट से चार पैच पोर्ट निकलेगी। फर्स्ट यहाँ जाएगी, सेकंड यहाँ जाएगी, थर्ड यहाँ पे जाएगी, और इसी से फोर्थ यहाँ पे जाएगी। ट्रैफिक तो मेरा 100 जी का था, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया मैंने 25 जी, ठीक है। तो ये चार सर्वर्स को मैं सिंगल स्विच से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इस स्विच को अगर रिडंडेंसी देनी है, तो स्विच को रिडंडेंसी देने के लिए मैं एक और स्विच यहाँ लगा देता हूँ, और एक 100 जी का पोर्ट यहाँ दे देता हूँ। उसके भी पोर्ट यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, लाइक वाइज अगर मेरा ये स्विच डाउन हो जाता है, तो मेरी कनेक्टिविटी इस वाले स्विच से चल जाएगी। ये दोनों रिडंडेंट होते हैं स्विच, और मेरी कनेक्टिविटी सर्वर की भी डाउन नहीं होगी। एग्जाम्पल, अगर इस वाले पोर्ट पे कुछ इशू आता है तो दूसरे वाले से ट्रैफिक चलेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट करता है मेरा डैक केबल 100 जी के पोर्ट को 25 जी के
4 पोर्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और 4 कनेक्टिविटी एट ए टाइम में सिंगल पोर्ट से दे सकता हूँ इससे। डेक टेबल समझ आ गई? हाँ जी। ओके, ठीक है। जब हम उसकी बात करते हैं ना क्लाउड आर्किटेक्ट की, तो क्लाउड आर्किटेक्ट केवल ये नहीं होता कि उसको केवल सर्वर का, क्लाउड लोकेशन का बस ये आइडेंटिफिकेशन करना है या फिर उसकी कॉस्टिंग करनी है। उसको सारी चीजें देखनी पड़ती है, पूरा कवर अप करना पड़ता है। कैसे उसकी कनेक्टिविटी जाएगी, फाइबर की कॉस्ट कितनी आएगी, कनेक्टर्स क्या क्या यूज होंगे, ठीक है, सब कुछ पूरा बीओक्यू बनता है उसका, वो बीओक्यू कवर अप करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी की वेवलेंथ बैंड कौन कौन से होते हैं। देख, जैसे मैंने बताया ना आपको, एफ इज प्रोपोर्शनेट बिलोंग्स टू 1/λ। अब यहाँ अगर प्रोपोर्शनेट का वर्ड हटाना है तो एफ इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, है ना। और सी की वैल्यू क्या होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, कितनी होती है, आइडिया किसी को, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, वो लाइट की स्पीड अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके हिसाब से मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको भी। इसमें 3 बैंड हम यूज करते हैं। एक ओरिजिनल बैंड, एक होता है ओरिजिनल बैंड जो 1260 नैनोमीटर से 1360 नैनोमीटर तक, मतलब 1260 टू 1360 नैनोमीटर तक यूज होता है। एक होता है आपका सी बैंड, जिसमें आपका 1530 से 1565 नैनोमीटर तक, जो कन्वेंशनल बैंड होता है। थोड़ी इन बिटवीन डिस्टेंस, लाइक अगर 20-30 किलोमीटर तक जाना तो ये वाला यूज करते हैं। अगर लॉन्ग बैंड मैंने यूज करना है तो उसके लिए मेरी वेवलेंथ होती है 1565 से 1625 नैनोमीटर। इसमें भी डिफरेंस इस तरह से, सिग्नल ट्रेवल करते हैं ना, तो इसमें 20-20 नैनोमीटर का डिफरेंस रखते हैं। लाइक अगर मेरा कोई एक सिग्नल 1565 नैनोमीटर पे स्टार्ट हुआ है, तो सेकेंड सिग्नल मेरा 1585 नैनोमीटर पे स्टार्ट होगा, और से अगला सिग्नल जो होगा मेरा 1605 नैनोमीटर पे स्टार्ट होगा। इस तरह से सिग्नल की इसमें गैपिंग रखते हैं, कितने मीटर की, 20-20 नैनोमीटर की, मीटर की नहीं, नैनोमीटर की। ठीक है, एक मैंने कन्वर्ट करके दिखा रखा है यहाँ पे। लाइकवाइज अगर मैं 1530 नैनोमीटर यहाँ पे एक सिग्नल की वो लेता हूँ, वेवलेंथ की एक लेता हूँ, ठीक है, लेमडा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आती है, 196.08 टेरा हर्ट्ज। और फॉर्मूले से निकला कैसे, फॉर्मूले से निकला एफ इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ यहाँ पे -9 क्यों किया, क्योंकि 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया, तो ये मेरा निकल के आता है 196.08 टेरा हर्ट्ज। अगर इसी को मैं देखूं यहाँ पे 1565 नैनोमीटर के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है 191.53 टेरा हर्ट्ज। ठीक है, तो दोनों में कितना, हार्डली 5 टेरा हर्ट्ज का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो रेंज हो जाती है सी बैंड की, वो 191 से 196 टेरा हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइबर के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे वेवलेंथ लेमडा की बात करते हैं। ठीक है, और लेमडा में भी हम स्पेसिंग की बात करते हैं, तो हम एटलीस्ट 20 नैनोमीटर का डिफरेंस रखते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? ये 20 नैनोमीटर के लिए करो। ये गैपिंग लेते हैं हम, जैसे हम एक सिग्नल ट्रेवल कराते हैं ना, पहला सिग्नल एग्जांपल मैंने ये वाला, ठीक है, अगर इसको मैंने 1530 नैनोमीटर पे लिया है, तो इसके बाद जो दूसरा सिग्नल यहाँ पे भेजूंगा ना मैं, वो भेजूंगा मैं 1550। 150। ओके, ठीक है, इसका कोई क्योंकि एक, क्राइटेरिया होता है क्या? हाँ मैंने बताया ना 20 नैनोमीटर का एटलीस्ट मैं गैपिंग रखता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ बहुत बड़ा है, ठीक है, बट इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 × 10⁻⁹ इतना गैप रखते हैं दो सिग्नल के बीच में। ठीक है, तो वो गैप रखने का मोटिव क्या है, मोटिव ये है,
कोलिजन ना हो। सिग्नल अगर कोलिजन हो गया तो दिक्कत हो जाती है, मेरा सिग्नल पूरा कंप्लीट लॉस हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी लॉस हो सकती है। ठीक है, तो जब लेजर के अंदर लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उसकी जो बीम जाने वाली है उस बीम को स्प्लिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, जब वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2, वेवलेंथ 3 और वेवलेंथ 4। ठीक है, उसी हिसाब से रिसीवर की भी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो फाइबर तो क्या है, एक तरह से आप समझ लो कि ये समंदर है। कैपेसिटी होती है आपकी इक्विपमेंट की, फाइबर की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। आप एक सिंगल फाइबर पे पूरी दुनिया का ट्रैफिक चला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है फाइबर को, फर्क पड़ता है एंड पॉइंट इक्विपमेंट्स को। ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट्स की कैपेसिटी होती है। यस, फाइबर की एक लाइफ होती है, एटलीस्ट अब उसको 20 ईयर्स में हमने इसको रिप्लेस करना होता है। अदरवाइज क्या होगा, ये थोड़े सिलिका ना वीक हो जाते हैं 28 ईयर लेटर। ठीक है, और उसके बाद हमारा सिग्नल क्या होता है, डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या इशू आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो ये आपकी कोर थी फाइबर की, ठीक है, सिलिका ब्रेक हो गया तो उसमें हल्के हल्के ना टैप्स आ गए यहाँ पे इसमें। तो जब मेरा सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करेगा, अगर वो गलती से इस टैप पे पड़ गया तो सिग्नल मेरा क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिटोरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और सिग्नल क्या, जैसे हम बात करते हैं ना, कभी कभी हमारा सिग्नल लो सिग्नल हो जाता है तो हमें सामने वाले की आवाज ना झिक झिक ऐसे करके बहुत नॉइज आनी शुरू हो जाती है। सेम चीज यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट हमें फाइबर को मेंटेन करके रखना पड़ता है 20 ईयर्स तक। उसके बाद अगर मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम रिप्लेस ही कर देते हैं पूरी फाइबर को। ठीक है, इसका एक पावर बजट होता है फाइबर का। पावर बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, जितने भी उसके लॉसेज होते हैं वो सब हम देखो ज्वाइंट करते हैं तो उसके ज्वाइंट के कनेक्टर लॉसेज होंगे। ठीक है, स्प्लाइस करते हैं मतलब ज्वाइंट करते हैं आपस में, उनके लॉसेज होंगे। प्लस जो पाथ होता है उस पाथ के भी कुछ लॉसेज होते हैं। वो लॉसेज कौन से होते हैं, जैसे अगर मैंने स्ट्रेट केबल डाल दी है बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो एकदम से एक रोड चल रही है ये वाली, इस रोड से एकदम मेरा टी पॉइंट आ गया, यहाँ से फाइबर को मुझे ले जाके इधर से ऐसे डालना है, अगर मैंने यहाँ पे बैंड ज्यादा दे दिया तो बैंड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वहां पे सीधे रास्ते पे अगर गाड़ी चला रहे हैं इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बट अगर जिगजैग रास्ता है तो ड्राइव करने में प्रॉब्लम आती है। सेम चीज सिग्नल के साथ है फाइबर के अंदर। अगर रास्ता मतलब फाइबर आपकी स्ट्रेट पड़ी हुई है बेस्ट है, अगर उसमें जिगजैग है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम फाइबर को जो लूप करके रखते हैं ना इस तरह से, तो उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो डायमीटर फिक्स करके इसमें स्ट्रेस ना आए उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेस आ गया फाइबर के अंदर तो ऑब्वियसली वो थोड़ा खींचेगा और खींचने के बाद क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब हमारे सिग्नल में डिटोरिएशन आने स्टार्ट होगा। एक ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा कनेक्टिविटी डायग्राम बना के रखा था, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, क्लाउड बनाया। ठीक है, इसको थोड़ा इस पे चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे भी बना के रख रखा है ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। क्या क्या कंपोनेंट फाइबर जिसके साथ कनेक्ट होती है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखो ये मैंने क्लाउड लगा है, क्लाउड के साथ मेरा कोई ना कोई नियर बाई स्विच या राउटर कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो स्विच या राउटर जो होगा उसके साथ मेरी कनेक्टिविटी करते हैं, आइदर मैं पैच कोड से कनेक्ट करता हूँ या फिर डेक केबल के थ्रू। अब एग्जांपल मेरा क्लाउड ना बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहाँ पे मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसको मैं मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर या डब्ल्यू कह रहा हूँ, ये मेरे लगे हुए हैं। इसको ऊपर कर लेता हूँ फोर्थ फ्लोर, और ये फ्लोर पे लगा हुआ मेरे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं फाइबर कैसे लेके आऊंगा, उसको लाने का तरीका होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, FDMS। ठीक है, FDMS मेरी क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कि यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्टिविटी मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल इस तरह से करता हूँ कि इसकी एक रैक होती है सिंपल, और उसमें सारे फाइबर आके टर्मिनेट हो जाते हैं ऐसे, और इससे एक सिंगल फाइबर निकलता है। इसी तरह से दूसरी लोकेशन पे
ये सिंगल फाइबर को एक्सेप्ट करता है, मतलब पूरे पेयर को, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इंटर फ्लोर कम्युनिकेशन के लिए मुझे FDMS यूज करना होता है। ये पैसिव डिवाइस होता है, सिंपल, ये पैच कनेक्टर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो पैच इसमें हो जाते हैं, हो जाके फिर यहाँ से यहाँ तक फाइबर आती है। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा होता है, मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, आपको, ये अलग टॉपिक है आपके, मल्टीप्लेक्सर हो गया, राउटर हो गया, स्विचेज हो गए, DWDM हो गया, ये सब टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मेरे डेटा ट्रांसफर को, मतलब सिग्नल ट्रांसफर को। ठीक है, सिग्नल ट्रांसफर होगा तभी तो डेटा ट्रांसफर होगा ना, वो सारी हेल्प करता है ये मेरी। मल्टीप्लेक्सर सिंपल क्या करता है, जितने भी अपने सिग्नल हुए उनको सबको इकट्ठा करके क्लब करके फाइबर के ऊपर भेजता है। डीमल्टीप्लेक्सर रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, जो आपके इकट्ठे होके सिग्नल आ रहे हैं, कलेक्टिव सिग्नल्स, उन सबको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके ओरिजिनल फ्रेम्स में, और किधर उसको डाइवर्ट करना है रिसीवर एंड पे, वहां पे उसको भेज देता है। ठीक है, एक और टेक्नोलॉजी आती है DWDM। मैंने ये DWDM क्यों यहाँ पे मेंशन किया है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल, आपकी जो यहाँ पर फाइबर आप बीच में यूज करने वाले हो वो कितनी है, इसमें 96 फाइबर है, बट वो 96 में से 94 फाइबर आपकी ऑलरेडी यूज हो गई है, केवल इसमें 2 फाइबर है। ठीक है, बट इन 2 फाइबर पे मैंने 5 लिंक चलाने हैं। जैसे मैंने एक ही लिंक बना के दिया ना पूरा पूरा, इसी तरह से 5 लिंक चलाने हैं, लेकिन पेयर मेरे पास में एक ही है, मतलब ट्रांस और रिसीव, जो मैंने आपको बना के दिखाए थे यहाँ पे, इस तरह से मैंने बनाए थे ना, ये इसका ट्रांस इसके रिसीव के साथ बात करता है, इसका रिसीव इसके ट्रांस के साथ बात करता है, बट यहाँ पे पेयर मेरे पास में 2 ही है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूँ, 5 लिंक अगर मुझे कनेक्ट करने हैं, तो मैं एक टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, DWDM, उसको बोलते हैं डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या करता है, ये प्रिज्म, एक होता है ना प्रिज्म, आपने देखे होंगे, विबज्योर करके आपने सुना होगा, VIBGYOR, ये 7 कलर। प्रिज्म, 7 कलर, ये उसी फॉर्मेट पे काम करता है। तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट आती है, इसमें 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वो 7 कलर्स, मतलब मैं उनको अलग अलग वेवलेंथ ले देता हूँ, λ1, λ2, जैसे इसको 1510 दे दिया, 1510 नैनोमीटर, दूसरे वाले को 1530 नैनोमीटर दे दिया, इस तरह से दे दे के इनको यहाँ पे मेरे 7 चैनल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, 7 चैनल सेम फाइबर पे मैं 2 फाइबर के यूज कर सकता हूँ, तो ये मेरी हेल्प करता है। फाइबर कॉमन है, बट लिंक मैंने मल्टीपल चलाना है, और मेरी लिंक अगर मल्टीपल चलानी है तो मैं DWDM टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ। वो मुझे हेल्प करता है मेरे सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में कन्वर्ट करने। ठीक है, इधर से ये जो मैंने प्लास्टिक डक्ट दिखाई है, इसके अंदर, जैसे मैंने वो डायग्राम में पीछे दिखा रहा था आपको, इस डक्ट के अंदर फाइबर जाती है और एंड टू एंड जाके ये पहुंच जाती है अपने रिसीवर एंड पे। इन बिटवीन मुझे क्या यूज करना पड़ता है, रिपीटर्स यूज करने पड़ते हैं। वो रिपीटर्स क्या काम करते हैं, जैसे आपका सिग्नल कोई आता है ना, तो उस सिग्नल को मुझे क्या करना पड़ता है, उसकी अगर पावर, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और एक आपसे 100 मीटर दूर एक घर है। ठीक है, 100 मीटर दूर एक घर है, यहाँ से आप आवाज लगाओगे तो होपफुली उसको वॉइस सुनाई दे देगी। बट अगर वो 1 किलोमीटर दूर हो तो क्या होगा, तो फिर चैलेंज आता है, यहाँ आपको किसी बंदे को खड़ा करना पड़ेगा, आप उसको आवाज लगाओगे, वो बंदा सुनेगा, वो फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, इस तरह से। तो ये जो हेल्प कर रहा है ना, ये रिपीटर एक्चुअली अपने सिग्नल को यहाँ से लास्ट माइल तक ले जाने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, रिपीटर जो होता है उसकी पावर बढ़ा देता है। जैसे उसकी पावर, जैसे वो सिग्नल इस तरह से चल रहा है ना, इस तरह से, ये धीरे धीरे आके यहाँ पे ऐसे करके ये थोड़ा डाउन होना शुरू होता है, तो ये वापस बूस्ट कर देगा, तो फिर से अपना सिग्नल वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो ये रिपीटर हेल्प करता है पावर बूस्टिंग में। ये कहाँ कितने किलोमीटर के बीच में लगता है, 40 to 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने दिखाया एक जॉइंट पिट, फाइबर जो आती है यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा उसको ना लूप करके छोड़ता हूँ। रीजन बीइंग, अगर किसी ने यहाँ पे काम चालू कर दिया सिविल कंस्ट्रक्शन का काम, और वो केबल ऐसे खींच दी उसने, तो खींचेंगे तो वो केबल तो टूट जाएगी, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता
होता है, यहाँ पे जॉइंट पिट के अंदर थोड़ा सा उसको लूप करके छोड़ना पड़ता है। कितना मीटर? एटलीस्ट 200 मीटर। उसका फायदा क्या होगा? अगर यहाँ से कोई पुल करता है केबल को, तो वो यहाँ से खिंच जाएगा अपने जॉइंट से, बट केबल आपकी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, वो दिमाग लगाते हैं इंजीनियर्स लोग, यहाँ पे इसको लूप करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा, वो बेनिफिट मिल जाता है वही डक्ट के थ्रू। फिर वापस वो रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ से चालू हो जाती है। डक्ट यूज करते हैं, मक्स यूज करते हैं, एफडीएमएस यूज करते हैं, स्विचेस राउटर्स यूज करते हैं और अपने क्लाउड के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जो मैंने आपको डे वन पे एक क्लास बताई थी ना, कि मैंने एक रीजन लिया था, राइट ना, और वो रीजन लेने के बाद फिर मैंने आपको बताया था उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, राइट। ऐसे मैंने बताया था कि एक मैं रीजन लेता हूँ, उस रीजन में मैं एग्जांपल 3 अवेलेबिलिटी जोन बनाता हूँ, और 3 अवेलेबिलिटी जोन को आपस में क्या करता हूँ? कनेक्ट करता हूँ। तो ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, ये सब तामझाम ये वाला होता है। बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। रिपीटर्स होते हैं, मक्स होते हैं, एफडीएमएस होते हैं, डीडब्ल्यूडीएम होते हैं, ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये तो हम सीधे एक लाइन बना देते हैं, बट इस लाइन का हमें पता होना चाहिए ये लाइन कम्युनिकेट कैसे कर रही है, ओवर द फाइबर कम्युनिकेट करती है। ठीक है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैं सिंगल लाइन बना रहा हूँ, ये सिंगल लाइन नहीं होती एक्चुअली, ये आपकी हो सकती है 3 पाथ प्रोटेक्टेड हो, 4 पाथ प्रोटेक्टेड हो, या 5 पाथ प्रोटेक्टेड हो। 5 5 रास्ते होते हैं एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन तक पहुंचने के। ठीक है, तो जो सिंगल मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा हूँ, ये वाला कहाँ से कहाँ तक? क्लाउड ए से लेके क्लाउड बी तक का। तो वो हो सकता है आपका एक पाथ नीचे से जा रहा हो, एक पाथ स्ट्रेट जा रहा हो, और एक पाथ हो सकता है आपका यहाँ से इस तरह से करके ऐसे जा रहा हो। ठीक है, उसमें भी सारे इक्विपमेंट्स यही लगे होंगे। इसमें मैंने कुछ चीजें मेंशन नहीं करी, जैसे स्विच राउटर मैंने बहुत छोटा सा केवल यहाँ पे क्लाउड के ऊपर दिखा दिया, बट ये सिंगल नहीं होता, ये भी मल्टीपल स्विचेज मल्टीपल राउटर्स होते हैं। ठीक है, जो क्लाउड को भी प्रोटेक्ट करते हैं, उसका भी हम पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर एक बार इन बिल्डिंग क्लाउड आर्किटेक्चर देखेंगे। ये मैंने फाइबर पर्सपेक्टिव केवल आपको बताया कि क्लाउड ए क्लाउड बी से कैसे कनेक्ट होता है ओवर द फाइबर। ठीक है, जब हम क्लाउड की इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे, तो वहां पर रैक कैसे डिप्लॉय होते हैं, सर्वर स्विचेस, मैनेजमेंट स्विच, उनका फैब्रिक, वो आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइक डेक केबल मैंने बताई, वो सब चीजें कनेक्शंस पूरे हम डिटेल में कवर अप करेंगे एक क्लास के अंदर। तो फुल्ली एक फाइबर वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा आज की डेट में ना। और एक स्विच और राउटर का भी थोड़ा डिफरेंस बता दो सब यहाँ पे। स्विच और राउटर में डिफरेंस वो पूरी हम एक क्लास कवर करेंगे उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्विच से पहले मुझे आपको हब भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ओएसआई लेयर भी समझानी पड़ेगी कि आपकी ओएसआई लेयर के अंदर कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक आपकी फिजिकल लेयर क्या होती है, डेटा लिंक लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या होती है, आईपी लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, और कौन से पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं, उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होते, केवल इसलिए मैंने एक क्लास स्पेसिफिकली फाइबर के लिए रखी है कि फाइबर की आपको कनेक्टिविटी समझ में आए। ठीक है, कल की क्लास में हम एक कल की क्लास में हम क्या करेंगे, एक हम अपना इजी टू इंस्टेंस बनाएंगे, जो हमने पब्लिक आईपी पे बनाया था उसको हम प्राइवेट आईपी पे करेंगे, और प्राइवेट आईपी पे उसको लॉगिन करना सीखेंगे। ठीक है, प्लस एक काम और करेंगे, एक पब्लिक आईपी ईसी टू इंस्टेंस भी बनाएंगे, और उस पब्लिक आईपी ईसी टू इंस्टेंस से प्राइवेट आईपी ईसी टू इंस्टेंस कैसे कनेक्ट होता है वो सीखेंगे कल। तो कल प्योरली अपना प्रैक्टिकल वाला काम रहेगा। ठीक है, ये वाली स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। ओके सर, ओके ठीक है। चलिए, बाय बाय। थैंक यू।
हेलो